गृह मंत्री कहते हैं कि जब मेरे से निपट रहा है तो काहे को प्रधानमंत्री को बुला रहे हो, और तकलीफ होगी। सदन में बहस होती है वो किसी को नीचे दिखाने के लिए, किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी को निपटने के लिए नहीं होती है। ये गुंडई है। ये संवैधानिक मूल्यों की हत्या वाला शब्द था कि मुझसे निपट लो। यदि कांग्रेस निपटना जानती तो सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति कांड में ईमानदारी से सजा हो गई होती। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान में मतदाता पहचान पत्र बनता ही नहीं है। 97 दिन तक कोई आदमी इंडिया की सरहद में घूम रहा है, यानी घरों में ठहरा होगा, खाना खाया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा, वो जेब में मेड इन पाकिस्तान की चॉकलेट का रेपर रखा रहे। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि पाकिस्तान में मतदाता पहचान पत्र होता ही नहीं है और भारत सरकार संसद में झूठ बोल रही है। देश के अखबारों को छोटी सी पड़ताल कर लेनी चाहिए तो फ्रंट पेज पे छापना चाहिए कि संसद में झूठ बोला गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, यानी वो भी एक लोकतंत्र की हत्या है। जब आप वहां पर सत्ता को नहीं संभाल पा रहे, जब वहां पर 2.5 साल हिंसा को नहीं रोक पा रहे, तो आपको राष्ट्रपति शासन की जगह वहां पर नई सरकार चुनने की व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहिए? अगर पीस वाकई लौट रही है मणिपुर में तो आप चुनाव कराइए ना, और आपको राष्ट्रपति शासन की क्या जरूरत है? अगर वास्तव में शांति लौट रही है, वहाँ हालात ठीक हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा लिटमस टेस्ट है कि आप वहाँ इलेक्शन करा लीजिए। पुणे के चंदन नगर में एक मुस्लिम परिवार में लगभग 80 लंपट लोगों का गिरोह पहुंचा। उनके साथ में सादी वर्दी में पुलिस वाले थे। जय श्री राम के नारे लगाए और उनसे बोला कि तुम सिद्ध करो तुम भारतीय हो। वो कारगिल युद्ध में सबसे ऊपर तोलोलिंग पहाड़ी में पहुंचने वाले लोगों में से था। मेरा एक जो चाचा है उसने 1971 की लड़ाई में जंग लड़ी थी, उसको गोली लग गई थी, घायल हो गया था। मेरा एक चाचा जो है 1965 की जंग में अब्दुल हमीद के साथ में था, तो भी न तो पुलिस वालों ने सुनी न लंपट गिरोह ने सुनी। उस व्यक्ति को, पूरे परिवार को लेकर लोग थाने चले गए। वरना हम और आप एक भी फ्रिंज एक्टिविटी कर लें और अपने घर में रुक जाएं 2 मिनट के लिए, पुलिस तुरंत उठा करके थाने ले जाएगी। इसका मतलब है प्रॉपर संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार का समर्थन है, कोई लंपट नहीं है। इस तरीके से तो देश टूट जाएगा। आप जीवन भर जो है जज रहे, मतलब 25-30 साल हो गए आपको जज रहते हुए, आप चीफ जस्टिस बने भारत के, तब भी आपको कार में VIP नंबर चाहिए। शर्म नहीं आती जरा सी भी? क्यों चाहिए? मध्य प्रदेश में पिछले 20 से अधिक सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 2 साल इस राज्य में औसतन हर दिन 10 अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं का प्रतिदिन बलात्कार, और इन 2 सालों में SC और ST की 558 महिलाओं की हत्या कर दी गई। ऑन एन एवरेज हर दिन एक SC ST की महिला की हत्या हुई 2 साल में। यानी यदि अब आप शिकायत करोगे तो आप पेशेवर शिकायत करता हो जाओगे, तो आप गुंडा एक्ट में बंद कर दें इस चक्कर में। ये तो पेशेवर ये भी कोई बात नहीं, पेशेवर है। प्रधानमंत्री जी का नैरेटिव जिसमें आंदोलन करने वालों को वो आंदोलन जी भी बोल देते हैं। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल ने उसको इलाज करने से मना कर दिया। बोला ये आदमी जहाँ पे मिला है ये हमारे जुरिडिक्शन एरिया में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल अनूठी घटना है कि आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएं और डॉक्टर मना कर दे। वो रेफर तो कर सकते हैं कि आप यहाँ नहीं हो पाएगा, कहीं आप और चले जाइए, लेकिन मना नहीं कर सकते। मैंने मेरे 38 साल के पत्रकारिता के जीवन में ये ऐसी पहली घटना देखी है, क्योंकि अस्पताल बोलते कि ये मेरे एरिया में नहीं आता इसलिए मैं इलाज नहीं करूँ। बेशर्म। ये न्यू नॉर्मल इंडिया है, ये न्यू नॉर्मल इंडिया। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं लेखक, पत्रकार, विचारक और indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, स्वागत है आपका। पंकज जी, राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा चली और इसके बाद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चर्चा का जवाब देने नहीं आए। इसके बाद जब विपक्ष ने पूछा कि प्रधानमंत्री जवाब देने क्यों नहीं आए हैं, तो आप ये देखिए कि भारत के गृह मंत्री का जवाब क्या था। उसमें गृह मंत्री कहते हैं कि जब मेरे से निपट रहा है तो काहे को प्रधानमंत्री को बुला रहे हो, और तकलीफ होगी। मतलब प्रधानमंत्री जवाब देने आ रहे हैं या लोगों को तकलीफ देने आने वाले थे? दूसरी बात, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, और अगर आपसे नीचे वाला कोई मंत्री जवाब दे सकता है तो वो भी नहीं आएगा। कल के दिन आप कह देंगे पार्लियामेंट की भी क्या जरूरत है, फिर आप कह देंगे डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है। आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी आकर जवाब देना। हमने अपने पिछले एपिसोड में भी चर्चा किया था कि किस प्रकार से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा। उसकी सबसे बड़ी वानगी है कि संवैधानिक संस्था जिसके लिए निर्वाचित सदस्यों के प्रति मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जिम्मेवार होते हैं, एक चीज और है कि जो सदन में बहस होती है वो किसी को नीचे दिखाने के लिए,
किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी को निपटने के लिए नहीं होती है। ये गुंडई है। वहां पर हम तथ्यों से देश को अवगत कराते हैं। देश को किसके जरिए अवगत कराते हैं? उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए। ये बिल्कुल। संवैधानिक मूल्यों की हत्या वाला शब्द था कि मुझसे निपट लो। भाई निपटना कौन जानता है? यदि कांग्रेस निपटना जानती तो सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति कांड में ईमानदारी से सजा हो गई होती। ठीक है ना? तो लोकतंत्रात्मक मूल्यों में, संवैधानिक संस्थाओं में गुंडई की भाषा जानबूझ कर की जा रही है, जिससे कि आप उस संस्थाओं के प्रति अपनी जिम्मेवारी से परे हो जाएं। और बिल्कुल। पार्लियामेंट में मैं आपको बताता हूं कि किस हम्म। प्रकार से सदन में झूठ बोल दिया जाता है। हमने अ, पहलगांव हमले के जो मूल अ, आतंकी थे उनको मार दिया है। हम्म। और उसका प्रमाण क्या था कि वही थे। बोला कि उनकी जेब में चॉकलेट के रेपर मिले थे, इसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा था। और दूसरा, उनके पास में मतदाता पहचान पत्र मिले थे। पहले चीज तो हम्म। ये कोई मूर्ख भी समझ जाएगा कि कोई भी आतंकवादी सीमा पार देश में इतनी बड़ी आतंकी घटना करने जा रहा है तो वो अपना मतदाता पहचान पत्र लेके तो घूमेगा नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान में मतदाता पहचान पत्र बनता ही नहीं है। वहां क्या पे एक संसद में नेशनल झूठ बोल दिया? आइडेंटिफिकेशन, तो यस, सरकार ने संसद। नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनता है। और उस कार्ड में एक चिप लगा होता है, जिस चिप में उस व्यक्ति का कंप्लीट जो भी बायोमेट्रिक वो होते हैं। यदि वो गलती से मतदाता पहचान पत्र को एनआईडी कार्ड को मतदाता पहचान पत्र करें तो उसकी जांच कर ले, तो उसमें तो उसका पूरा बायोमेट्रिक और उस पर रिकॉर्ड आ जाता। अब आप हम्म। मुझे बताइए, 97 दिन तक कोई आदमी इंडिया की सरहद में घूम रहा है, यानी घरों में ठहरा होगा, खाना खाया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा, वो जेब में मेड इन पाकिस्तान की चॉकलेट का रेपर रखा रहेगा। हमने लोकतंत्र को और लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को जानबूझ करके इस स्तर पर गिराना शुरू कर दिया है कि अब हम उन पे भी भरोसा ना करें। हमने इस विश्व में सद्दाम हुसैन सरी की सत्ताएं देखी हैं, जो लोग 80-90% वोट से जीतते थे और सदन उनका होता था, कानून उनका होता था। गद्दाफी सरी के लोग थे। और तो हम उसी ये तरीके के लोकतंत्र में जा रहे हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि पाकिस्तान में मतदाता पहचान पत्र होता ही नहीं है और भारत होता ही सरकार नहीं है। संसद में झूठ बोल रही है। कम से कम देश के अखबारों आखिर को इस छोटी चैलेंज सी है। पड़ताल, देश के अखबारों को छोटी सी पड़ताल कर लेनी चाहिए तो फ्रंट पेज पे छापना चाहिए कि संसद में झूठ बोला एग्जैक्टली, गया। किसी अखबार, मेरा यही कहने का मतलब था कि आज आपने किसी भी अखबार वाले ने ये जानने का प्रयास नहीं किया, ये तर्क लगाने का प्रयास नहीं किया कि 97 डे, 97 दिन कोई आदमी आपकी सरहद में घूम रहा है और तब तक वो पाकिस्तानी चॉकलेट ही चबाता रहेगा। यदि हर दिन दो भी खाता होगा तो 200 चॉकलेट होंगी उसके पास। 200 सही चॉकलेट बात का वजन कितना होगा? है। हाँ, बिल्कुल सही और बात है, हर देखिए दिन। कि हम्म। कल हम लोगों ने सदन में चुपचाप मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी वो भी एक लोकतंत्र की हत्या है। जब आप वहां पर सत्ता को नहीं संभाल पा रहे, जब वहां वहां पर 2.5 साल हिंसा को नहीं रोक पा रहे, तो आपको राष्ट्रपति शासन की जगह वहां पर नई सरकार चुनने की व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहिए? संबित पात्रा सहित आरएसएस के लोग वहां पर डेरा डाले हुए हैं कि किसी भी तरीके से वहां पर हिंदू क्रिश्चियन करके और कुकी मेतई में बदल दिया जाए और उसके बाद में वहां पर तोड़ फोड़ करके हम सत्ता सत्ता में बने रहे। जबकि इसी भारतीय जनता पार्टी के कुकी एमएलए ने मना कर दिया कि हम आपके शासन में शामिल नहीं होंगे। तो फिर आप नए चुनाव की घोषणा क्यों नहीं कर रहे? ये भी लोकतंत्रात्मक चोट है। और आप देखिएगा, ये वाली जो खबर है आपको हम्म। फर्स्ट पेज पे कहीं नहीं मिलेगी। फर्स्ट पेज पे नहीं है, कहीं नहीं अंदर है। देखिए। और मैं अपने दर्शकों के लिए एक बात और बताऊं कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी, उन्होंने लोकसभा में कहा है कि पीस इज रिटर्निंग इन मणिपुर। अगर पीस वाकई लौट रही है मणिपुर में तो आप चुनाव कराइए ना, और आपको राष्ट्रपति शासन की क्या जरूरत है? अगर वास्तव में शांति लौट रही है, वहां हालात ठीक हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा पैरामीटर है, लिटमस टेस्ट है कि आप वहां इलेक्शन करा लीजिए। वो ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। वो ठीक है, पीस इज रिटर्निंग, बस उसकी स्पेलिंग PIEACE है।
अच्छा, टुकड़े। उस हाँ, उनकी स्पेलिंग में है। और देखिए ना, इस देश को टुकड़ा करने के लिए आरएसएस और बीजेपी के लोग पुलिस के साथ किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ये खबर आपको किसी अखबार में नहीं मिलेगी। कल पुणे के चंदन नगर में एक मुस्लिम हम्म। परिवार में लगभग 80 लंपट लोगों का गिरोह पहुंचा। उनके साथ में हम्म। सादी वर्दी में पुलिस वाले थे। जय श्री हम्म। राम के नारे लगाए और उनसे बोला कि तुम सिद्ध करो तुम भारतीय हो। हम्म। वो परिवार कह रहा है कि मेरा सगा भाई अभी इसी साल फौज से रिटायर हुआ है। वो प्रतापगढ़ गया गया उत्तर प्रदेश में। वो हवलदार पोस्ट पे रिटायर हुआ। वो कारगिल युद्ध में सबसे ऊपर तोलोलिंग पहाड़ी पे पहुंचने वाले लोगों में से था। मेरा एक जो चाचा है उसने 1971 की लड़ाई में जंग लड़ी थी, उसको गोली लग गई थी, घायल हो गया था। मेरा एक चाचा जो है 1965 की जंग में अब्दुल हमीद के साथ में था। तो भी न तो पुलिस वालों ने सुनी न लंपट गिरोह ने सुनी। उस व्यक्ति को, पूरे परिवार को लेकर लोग थाने चले गए। थाने में जो महिला इंस्पेक्टर थी उसने थोड़ी देर रोका, बोले कल अपने कागज लेकर फिर आना। हमारे पूरे देश में ये एक लंपट गिरोहों का एक काम जय श्री राम के नाम पर होने लगा और अलग अलग तरीके से हो रहा है। अब दिल्ली में देखिए, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं मनिंदर सिंह सिरसा, वो लोनी से लेके और सीलमपुर तक इलाकों में जहां पर जीन्स पेंट बनाने का काम हो रहा है, वहां पर उन्होंने छापामारी शुरू करवा दी है। वो कह रहे हैं कि जो जीन्स जिहाद है, जीन्स कारखानों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या लगते हैं, इसलिए इनको बंद करना जरूरी है। अब आप ये नहीं सोच रहे कि एक झटके में आप कितने हजार लोगों को बेरोजगार करेंगे। कल की खबर है मुरादाबाद की कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष ने छत से कूद के आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो उसकी दुकान थी उसको बुलडोजर चला दिया गया। हम बेरोजगार बना रहे हैं, बेरोजगारी का दर्द जो है वो आत्महत्या, प्रतिहिंसा और हिंसा पे होगा। और हम लोगों को अभी भी शर्म नहीं आ रही है, हम इस देश को इस तरीके से सांप्रदायिक रूप से बांट रहे हैं। वो दुर्भाग्य अकेले मंत्री और उनका नहीं है, वरिष्ठ अधिकारियों का। इलाहाबाद शरीफ के जिले का डीएम रहा, जो व्यक्ति को कहा जाता है कि बहुत संवेदनशील है, बहुत गरीब परिवार से आया, उसकी माँ ने मेहनत करके उसको कलेक्टर बनाया। वो व्यक्ति गाजियाबाद आए, गाजियाबाद में उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के दुधेश्वर नाथ मंदिर में गए, उन्होंने वहां पे अर्चना की। बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, हर आदमी को अपनी आस्था रखने का हक है। लेकिन डीएम साहब ने जो अपने सबसे पहला ट्वीट किया वो यही किया कि मैं वहां जलाभिषेक करके आया हूं। क्या ये देश एक किसी मुस्लिम कलेक्टर के ज्वाइन करने पे, किसी मजार या मस्जिद पे जाने पे, या किसी क्रिश्चियन कलेक्टर के चर्च जाने पर, या किसी सिख कलेक्टर के गुरुद्वारा जाकर पद संभालने के ट्वीट के फोटो को इतनी सहजता से लेता? और कम से कम गाजियाबाद शरीफ की जगह, जहां पर दासना पीठ के नाम पर उत्पाती व्यक्ति बैठा हुआ है, और दुधेश्वर नाथ मंदिर के जो मंडलेश्वर हैं वो आमतौर पर उसके साथ दिखते हैं, आप क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं। क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं, वही बात, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं पंकज जी कि ये जो है लंपट शब्द बोलना इनके लिए ठीक नहीं है। लंपट का मतलब ये हो गया कि ये जो है कोई फ्रिंज एलिमेंट कर रहे हैं। फ्रिंज एलिमेंट कहाँ, बाकायदा इनको भारत सरकार, राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है, वरना हम और आप एक भी फ्रिंज एक्टिविटी कर लें और अपने घर में रुक जाए 2 मिनट के लिए, पुलिस तुरंत उठा करके थाने ले जाएगी। इसका मतलब है प्रॉपर संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार का समर्थन है, कोई लंपट नहीं है पंकज जी। देखिए क्या है कि बीजेपी ने एक बड़ी वाइजली एक फ्रिंज एलिमेंट ब्रिगेड बना रखी है, उनको अपनी पार्टी से निकाल देती है वो। और वो उनसे फिर हरकतें करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अरुण यादव और वो कौन सी वो शर्मा थी जिन्होंने हजरत मोहम्मद के बारे में शब्द बोले थे, ऐसे 25 लोग हैं। हम्म। वो सब बीजेपी से निष्कासित है। लेकिन उनको एक चार की गार्ड की सुरक्षा मिली हुई है, सरकारी सेवाएं सुविधाएं मिली हुई हैं, सरकारी प्रेशर मिला हुआ है। तो ये तरीका ही है। तभी तो देखिए अभी मालेगांव की अदालत ने फैसला सुना दिया है कि आज से 17 साल पहले मालेगांव में जब बम विस्फोट हुआ था, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो सांसद रही, श्री प्रकाश पुरोहित जो लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी का था, अमृतानंद सरस्वती जो शंकरा, वो सभी बाइज्जत बरी कर दिए गए। वहां पर मारे गए 7 लोग और घायल 100 लोगों का कोई भी हत्यारा नहीं है। और उस जांच, जो फैसला जज साहब पढ़ रहे हैं उसके अंदर साफ साफ लिख रहा है कि जांच एजेंसी ने प्रोसिक्यूशन के समय और जांच के समय जानबूझकर कैसी जांच की
कि लोगों को सजाना हो। जज साहब कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल तो जब्त की गई, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाया कि विस्फोटक उसी में रखा हुआ था। मोटरसाइकिल तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, लेकिन पुलिस उसका चेसिस नंबर नहीं दे पाई। तो पंकज जी 2008 से 14 के बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी। 8 का हमला है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मालेगांव ब्लास्ट। तो सितंबर ये 4 साल, सितंबर हाँ, ये 4 साल तक, 6 साल तक क्या करते रहे होंगे? इन्होंने भी तो आपको ये नहीं इन्वेस्टिगेशन किया मालूम है, होगा। आपको ये नहीं जी। मालूम ना, इस पूरे मामले की जांच शहीद हेमंत करकरे उनकी टीम ने की थी। हाँ, और जब बिल्कुल। एटीएस की जांच रिपोर्ट सब कुछ फाइनल हो गई, सब कुछ होने लगा, तब सरकार बदल गई। उसके बाद इस पूरी जांच को एनआईए को दे दिया गया, और एनआईए ने उस केस को इस तरीके से धोया, अधिकांश गवाह स्टाइल कराए, है ना। इसका मतलब पूरी जांच ही और पलट कल दी गई, जो करकरे एंड कंपनी कर रहे थे, और उनकी डेथ के बाद उस और बाकी सारी उसमें चीजों के बाद। ये ये जज ने बोला है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल इंक्वायरी एजेंसीज थी, इसीलिए तथ्यों को, जो प्रमाण थे, उनको इकट्ठा करने में, प्रस्तुत करने में देर वर कभी लेक ऑफ एविडेंस वो कह रहे हैं कि यानी सबूतों का अभाव जिसको कहना चाहिए, तो उसमें शक के बिना पर इन सबको बरी किया जाता हम्म। पर सोचिए पंकज जी कि ये इस तरीके से देश को लेकर जाएंगे कहाँ? जो आपने भी एग्जाम्पल बताए सारे, जिसमें से ये भी है कि सिर्फ बांग्ला बोलने वाले को लेकर के, सिर्फ धर्म देख करके लोगों को बांग्लादेशी बोलकर समझ कर लोगों को पीट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे वो फौज में रहा हो, चाहे वो कहीं पर भी रहा हो, बस उसकी धर्म ही उसकी पहचान बना दी गई, और उसके खिलाफ जाकर खड़े हो गए। इस तरीके से तो देश टूट जाएगा पंकज जी, ये तो बहुत है। और नुकसानदेह ये है सच में। दूसरी चीज है कि आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज खड़ी कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा गौरक्षा कॉन्स्टिट्यूशन। के नाम पर बिल्कुल। गौरक्षा के नाम पर सड़कों पर उत्पात करती हैं, जो मंदिर मस्जिद के नाम पर सड़कों पर उत्पात करती है, जो कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पात करती हैं, जो मुहर्रम के जुलूस के दौरान उत्पात करती है। जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज जो फ्रिंज एलिमेंट्स की खड़ी की गई है, वो इस पूरे हम्म। देश के तंत्र को चला रही है। और यही संसद में दिखता है, जब आपका गृह मंत्री कहता है कि मुझसे निपट लो, तो बताइए, हद है। है ना। ये कोई तो भाषा है। और बुंदेलखंड के गांव में तो निपटने का मतलब भी दूसरा होता है ना। तो भैया आप निपटने तक ही नौबत आ रही है, तो क्या करोगे, संसद निपटने है की ना। जगह नहीं ना, उसके लिए प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम बहुत पहले चलाया था, उसके असल तहत घर चीज घर गांव गांव असल वो चीज चीजें बना तो दी गई। असल चीज तो मुझे लगता है कि अब संसद जो है, बौद्धिक रूप से निपटने की जगह बची हुई है। जितना मल है वो वही है। बिल्कुल। और देखिए आप कि सिर्फ संसद की बात नहीं है, मतलब जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि हर इंस्टीट्यूशन मोरली करप्ट हो चुका है। आपको ये खबर मिली होगी जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जो है, एक कार के लिए वीआईपी नंबर चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने सिफारिश लगवाई रजिस्ट्रार के पास सिफारिश जाकर के। करें। बताइए, यस। आप जीवन भर जो है जज रहे, मतलब 25-30 साल हो गए आपको जज रहते हुए, आप चीफ जस्टिस बने भारत के, तब भी आपको कार में वीआईपी नंबर चाहिए? शर्म नहीं आती जरा सी भी? क्यों चाहिए? उसकी क्या जरूरत है। वही कहने का हमें मतलब, क्या जरूरत? स्वाभाविक रूप से, भाई जब आप स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा से पैदा नहीं होते, अपनी इच्छा से मरते नहीं है, ये अंक जो है, मूल अंक जो आपके जीवन और मृत्यु के आपकी इच्छा से नहीं चलते हैं, तो आपका मोबाइल का नंबर और आपका गाड़ी का नंबर क्या हो, ये आप क्यों तय करना चाहते हैं। आप अपना कौन सा भाग्य बनाना चाहते हैं। भाई आपने तो अपने घर में बुला के नरेंद्र मोदी से गणपति की अपनी पूजा करा ली, और क्या चाहिए, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल यही सही बात। दुर्भाग्य है। और जो बेसिक मुद्दे हैं, अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में पिछले हाँ। 20 से अधिक सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ हिस्सा कांग्रेस के छोड़ दिया जाए, वहां का भी सरकारी आंकड़ा आ रहा है कि पिछले 2 साल में इस हम्म। राज्य में औसतन हर दिन 10 अनुसूचित जाति और जनजाति की, नॉर्मल नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति की औसतन 10 महिलाओं का प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। ओफो। इन 2 सालों में 338 सामूहिक बलात्कार एससी और एसटी की औरतों का।
338 मामले दर्ज किए गए और इन 2 सालों में SC और ST की 558 महिलाओं की हत्या कर दी गई। हम्म, यदि वार त्योहार के दिन घटा दो आप, तो ऑन एन एवरेज हर दिन एक SC ST की महिला की हत्या हुई 2 साल में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल है बिल्कुल। इसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। कोई चर्चा का अखबार में तो मिला ही नहीं मुझे, खबर ही कहीं। तो हम सोचो कि हम कहां पर हैं। और देखिए, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं को मजबूत कमजोर करने की बात कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि लगातार इस सरकार RTI को कमजोर करना चाहती है। क्यों? हम्म। आपको शायद बता दो कि जो बम्बई के बम कांड के जो अभियुक्त बरी हुए हाईकोर्ट से, हम्म। उसमें बहुत बड़ी भूमिका RTI की है। और जिस अ, नोएडा की D5 कोठी से 18 बच्चों की हत्या और नरभक्षी गोली मनिंदर सिंह पंधेर, जिसमें फिल्में से लेकर सब कुछ बन गई, उस कांड में हाईकोर्ट उनको 12 मामलों में बरी कर चुका था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया इन मामलों में कोई भी तथ्य नहीं है, तथ्यात्मक त्रुटियां, इसलिए इनको बरी किया जाता है। अब इस मामले में भी आप देखिए, जो कोहली है उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, उसके यहाँ कोई बचा नहीं। वो जेल हम्म। में रह के उसने पढ़ना लिखना सीखा। पढ़ने हम्म। लिखने के साथ में उसने कानूनों को सीखा और लगभग हम्म। 1000 हम्म। RTI लगाई और उस RTI के बल पर उसने अपने आप को निर्दोष साबित। हम्म। हाँ, मुश्किल है इन दिनों। आप RTI से तो जानकारी मांगना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल जवाब ही नहीं देते हैं, बिल्कुल अभी जवाब आपको नहीं देते। एक छोटी सी घटना है जो बहुत स्थानीय अखबारों में भी बड़ी मुश्किल से आई है। वो ये है कि हम्म। गाजियाबाद में वसुंधरा में रहने वाले एक व्यापारी के घर के अंदर बरसात का सीवर का पानी घुस गया और उसकी अच्छा। नई मर्सिडीज खराब हो गई, जिसमें उसका 5 लाख का बिल आया। उसने वो जो बिल है उसके साथ में नगर निगम को सू किया कि आप ये 5 लाख रुपए आप जमा करो क्योंकि आपकी लापरवाही से हुआ। उसने चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन वगैरह में किया। तो वहां मजेदार चीज है कि नगर निगम उसके जवाब में कह रही है कि ये हैबिचुअल शिकायत करता है, पेशेवर शिकायत करता है, पहले भी शिकायत करता है। तो जो मित्तल जी वो कह रहे हैं हाँ मैं पेशेवर शिकायत करता हूँ, यदि आप बार बार प्रशासनिक गलतियां करते हैं तो मैं शिकायत करता हूँ। सब पेशे यानी यदि अब आप शिकायत करोगे तो आप पेशेवर शिकायत करता हो जाओगे। को आप गुंडा एक्ट में बंद कर दें इस चक्कर में कि ये तो पेशेवर है। तो जो ये आप भी कोई देख रहे बात हैं नहीं, कि आज पेशेवर है, सही है। है ना, ये तो ये तो सूचना के अधिकार प्रधानमंत्री जी का नैरेटिव है, ये प्रधानमंत्री जी का नैरेटिव, जिसमें आंदोलन करने वालों को वो आंदोलन जी भी बोल देते हैं। हाँ आंदोलन जीवी कहते हैं वो, आंदोलन जीवी, अर्बन नक्सल, पेशेवर शिकायतकर्ता, शूट द मैसेंजर, जो आपके श्योर। खिलाफ आए उसको पेस्ट कर दिया। लेकिन जो ये बिल्कुल। सरकार है हाँ। इस चीज को लोगों को नहीं बता रही है कि जो चीन अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, उसे हथियारों की मदद कर रहा था, उसे तकनीकी मदद कर रहा था, उससे आखिर आपको 15 लाख टन सोयाबीन का तेल खरीदने की क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो हमारे हम्म। सोयाबीन किसान मारे जाएंगे, सोयाबीन के दाम कम मिलेंगे। दूसरा, जो बिल्कुल। हमारे स्थानीय जो खाद्य तेल उद्योग है उस पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जब इतनी बड़ी मात्रा में बाहर से तेल आ जाएगा, आयात हो जाएगा, तो जाहिर है कि हमारे मार्केट पर उसका असर पड़ेगा। वो तीसरी चीज है कि इसकी कमाई का पूरा पैसा उस चीन को जाएगा जो अंत में पाकिस्तान सरीखे सांप को दूध पिलाएगा। एक जो दोस्त थे जिनके लिए वोट मांगने मोदी जी गए थे, माय डियर ट्रम्प, है ना, अब की बार ट्रम्प सरकार, उसने 25% दिया। अब पच्चीस दूसरा परसेंट जो चाइना पच्चीस जिस, है ना, 25% ठोक दिया पंकज जी, और ऑयल रिफाइनरी विकसित कर रहा है वो इस्लामाबाद में। ऑयल रिफाइनरी इस्लामाबाद विकसित में कर रहा है, और ये भी ऑयल कह रहा रिफाइनरी है कि विकसित कर, हाँ, और ये भी कह रहा है कि एक दिन भारत उससे तेल खरीदेगा। जाहिर है भाई, जब ईरान से लेके आसपास के जितने गल्फ एरिया के तेल है उसी की रिफाइनरी में बनेंगे तो आप कहाँ से आपको लेना ही पड़ेगा। तो और
जिसको झूला झुला रहे थे भी एस जयशंकर, जिनके गले मिले आए थे जाकर, उनसे ये नहीं पूछा था कि भाई साहब आपने, हमने अजरबैजान और टर्की के तो टूरिस्ट रोक दिए थे, वो चीन की झालर का बहिष्कार कर दिया था और टिकटॉक का कर दिया था, लेकिन ये 15,000 टन तेल का क्यों नहीं कर रहे भाई? आखिर ये क्या माजरा है? ये माजरा बिल्कुल आपका स्पष्ट चीन है से पंकज क्या जी। प्रेम है? हाँ, बिल्कुल आपका सही बात चीन से पूछी क्या है। प्रेम है हम्म। ना? बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपका अभी ट्रंप जैसे से क्या प्रेम है कि आप पार्लियामेंट में नहीं बोलते हो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है 29 बार 30 बार? आपने पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? आप बोल रहे हैं कि मोदी जी से ट्रंप की कोई बात नहीं हुई, तो जयशंकर जी से हुई, अमित शाह से हुई, किससे हुई? इट इज ट्रिकी। तो बिल्कुल सही बात। महाभारत में हुआ था, है ना, अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा। हाँ, उसी टाइप का चला रहे हैं, बिल्कुल सही ये कह तो रहे हैं नरोवा कुंजरोवा है ना? और आप आप। देखिए कि इस देश में एक आखिर जो खबर मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, वो इस सड़ हम्म चुके तंत्र की खबर है, और वो भी दिल्ली की। हम्म दिल्ली में आनंद विहार से जो अक्षरधाम की ओर रेलवे ट्रैक जाता है, उस पे एक आदमी घायल मिला। उसकी हम्म खबर आई, आरपीएफ ने बड़ी त्वरितता से काम किया, एक ट्रेन रुकवाई, उस व्यक्ति को लेकर गए, और जहां ट्रेन रुकी तो कनॉट प्लेस के पास रुकी, तो उसको लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में इलाज को ले गए। सरकारी अस्पताल ने उसको इलाज करने से मना कर दिया। उसने बोला ये उफ, आदमी जहाँ पे मिला है, इसका इलाज तो डॉक्टर हेडवेगर अस्पताल में होगा या फला अस्पताल में होगा, ये हमारे जुरिडिक्शन एरिया में नहीं आता है। ओ माय गॉड। सरकारी अस्पताल भी अब थाने की तरह हो गए हैं कि थाने वाले पहले कहते हैं ना, ये लाश मेरे इलाके में नहीं पड़ी, तुम जानो। तो ये हम किस निर्मम सत्ता में जी रहे हैं? एक हॉस्पिटल स्कूल की डायरेक्टर छत को गिर जेल जाती होनी है, चाहिए पंकज जी, इसमें तो एक इसको स्कूल जेल की होना छत गिर जाती है, कोई चाहिए। केयर नहीं करता। उसी राज्य में कि स्कूल का गेट गिर जाता है, एक बच्चा मर जाता है, कोई केयर नहीं करता। दिल्ली शहर की राजधानी में हम एक तरफ जीन्स जहाज तलाशते हैं और दूसरी जगह लावारिस पड़े हिंदू लोगों को यदि अस्पताल ले जाते हैं तो उसका इलाज को मना कर देते हैं। मुझे तो त्रासदी है लगता है ये। कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को भी मना नहीं करना चाहिए था प्राथमिक हाँ, उपचार के लिए। तो कोई मना ही नहीं कर सकता है पंकज जी। ये बिल्कुल अनूठी घटना है कि आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएं और डॉक्टर अनूठी मना कर घटना दे। है। वो रेफर तो कर मैंने सकते मेरा हैं कि आप यहाँ नहीं हो पाएगा, कहीं आप और हाँ, चले जाइए, लेकिन मना नहीं कर सकते। मैंने मेरे 38 साल के पत्रकारिता के जीवन में ये ऐसी पहली घटना देखी है, क्योंकि अस्पताल बोलते कि ये मेरे एरिया में नहीं आता, इसलिए मैं इलाज नहीं करूँ। बेशर्म है। ये न्यू नॉर्मल इंडिया है, ये न्यू नॉर्मल इंडिया है। बेशर्म है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक खबर और है पंकज जी, आखिरी खबर कि एक आपको याद होगा, महात्मा गांधी कहा करते थे कि फिलिस्तीन उसी तरीके से अरबों का है जिस तरीके से इंग्लैंड अंग्रेजों का है और फ्रांस फ्रेंच का है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों का डेवलपमेंट है, हफ्ते भर का, कि जिसमें फ्रांस भी और अब इंग्लैंड भी, यूके भी, दोनों इस बात के लिए आ गए हैं कि हम गजा को स्टेट मान लेंगे। और अब कनाडा भी इसमें एक स्टेप आगे बढ़ गया है। ऑल दो ट्रंप उसको धमकी, हाँ, ट्रंप उसको धमकी दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई धमकी उनकी सुनेगा। और अब जो है धीरे धीरे ये जो फ्रस्ट्रेशन है यूरोपियन यूनियन में और पश्चिमी देशों में इसराइल के खिलाफ, ये बढ़ता जा रहा है। लोग आखिरकार, जो सभ्यताएं हैं, वो आखिरकार कहां तक इस बात को झेलेंगी? नरसंहार कब तक झेला जा सकता है? और यूरोप तो ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां लगभग हर देश ने इस विभीषिका को झेला है, हिंसा की विभीषिका को, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, सबने चाहे झेला। वर्ल्ड वॉर। यस। बिल्कुल। तो हालांकि ये ये एक जैसा अच्छा। मुझे मैं कहीं ये खबर भी देख रहा था कि यूनाइटेड नेशन में भारत ने स्पष्ट रूप से बोला है कि वो इसराइल और फिलिस्तीन दोनों को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। मैं थोड़ा सा फ्लोटिंग खबर किसी पेज पे छोटी सी देखी है मैंने, और मुझे अच्छा। लगता है कि भारत का नजरिया इस मामले में बहुत स्पष्ट पहले से रहा है। पहले और से रहा है, बिल्कुल। अब वो लेकिन ये है कि नजरिया पहले से रहा है, लेकिन हम कभी भी इजराइल के इतने करीब नहीं रहे जितने अब हैं। तो बिल्कुल। चूंकि ये पूरी सरकार ही मुंह में राम बगल में नाथुराम वाली है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, तो इसीलिए हम्म। इनका चरित्र जो है, चाल चरित्र, चेहरे पे संदिग्धता का आवरण टिका रहता है। ठीक बात है। ठीक है पंकज जी, आज बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।